हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे, सब ठीक ठीक है। 11th क्लास हिंदी मीडियम भौतिकीय व गणितीय सूत्र की हम वीडियो जहाँ बना रहे हैं, इसमें आपको पहला पार्ट बनाया था, उसके बाद में दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में बीजगणित और कुछ ज्यामितीय जो भौतिक सूत्र थे, हमारे गणितीय जो सूत्र थे, उनके बारे में बताया था। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति से संबंधित किन किन सूत्रों की हमें भौतिक विज्ञान के अंदर आवश्यकता पड़ेगी 11th 12th IIT JEE की तैयारी के लिए। अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो लास्ट वीडियो थी हमारी 2nd नंबर की, उसमें हमने आपको त्रिकोणमिति का सब कुछ बता दिया था। अब हमारे पास में एक नया गणित और आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? अवकल गणित। अवकलन क्या कहेंगे? अवकलन। तो अवकलन के बारे में हमें पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। अवकलन के बारे में पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, अवकलन से संबंधित सवाल फिजिक्स के अंदर किस तरह से आता है, और अवकलन की हमें फिजिक्स में क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर, तो हेडिंग लगा लीजिए आप, अवकलन। अवकलन गणित की वह शाखा जिसमें एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि में क्षणिक परिवर्तन की दर ज्ञात की जाती है, अवकलन कहलाता है। तो एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि में क्षणिक परिवर्तन की दर, यानी कि बहुत छोटे परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अवकल गणित या अवकलन कहलाती है। इसको समझने का प्रयास करते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे आज। ये देखिए कि कोई फलन ले लिया हमने, y बराबर fx कोई फलन है। जैसे समीकरण लिखी रहती है ना आपकी 10वीं क्लास में, मान लीजिए y बराबर x² + 2x + 5, इस तरह से कोई समीकरण लिखी हो y x के पदों में। किसके पदों में? मान लिया x के पदों में। अब यदि हम x में परिवर्तन करें तो y के मानों में भी परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि हमने x का मान बढ़ा के हो गया डेल्टा x, तो डेल्टा x बराबर अपन जानते हैं कितना होगा? x2 - x1। तो y के मान में भी परिवर्तन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा y। डेल्टा y भी क्या आएगा? y2 - y1। सपोज करिए कि यहाँ पर x बराबर, इसी सवाल को ले लें हम, x बराबर 1 है। यदि x1 बराबर 1 मान लें तो y1 बराबर हमारा मान कितना आ जाएगा? 1 2 5, कितना हो गया? 8। 1 2 5 8। अब यदि हम x2 बराबर 2 माने तो y2 बराबर भी अलग आएगा, 4 4 8 और 5 13। ये कितना मान आ गया? 13। यदि हम परिवर्तन ज्ञात करें डेल्टा x में कितना परिवर्तन हुआ? 2 - 1 बराबर 1, और y में परिवर्तन ज्ञात करें डेल्टा y बराबर 13 - 8 बराबर 5। तो यदि हम इनके परिवर्तन की दर निकालें, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इनमें क्या परिवर्तन हुआ है, तो हमारा आ जाएगा 5/1। बड़ा आसान था, ये तो 10वीं क्लास के हिसाब से हो गया। ये तो हम फ्रैक्शन के हिसाब से या भाग लगा करके आसानी से ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ, क्षणिक परिवर्तन। कैसा आना चाहिए? क्षणिक परिवर्तन जब हो तब आप दिक्कत में आ जाएंगे। दिक्कत में कैसे आएंगे? ये देखिए कि यदि मान लीजिए x1 बराबर तो 1 मान लिया, यदि ये x2 बराबर होता 1.00000001, x के मान में मैं क्षणिक परिवर्तन कर दूं, यानी कि बहुत छोटा सा परिवर्तन, ना के बराबर परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? ना के बराबर परिवर्तन। तो x2 - x1 मेरा ना के बराबर आएगा, और जिसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये जो तीर का चिन्ह होता है, इसको हम क्या कहते हैं? टेंड्स टू।
या बिलोंग्स टू, या हिंदी में आप लिख सकते हैं की ओर अग्रसर, यानी कि ये 0 की ओर अग्रसर है, क्षणिक है, बहुत कम परिवर्तन किया है हमने x में। तो y में परिवर्तन निकालना दिक्कत का काम हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 रखोगे तो आप निकाल लोगे y का मान, लेकिन जब x बराबर आप लिखोगे 1.00000001 तो यहाँ पर वर्ग करोगे उसका, फिर x का, फिर 5 का निकाल दोगे। तो इस सवाल में तो निकाल भी लोगे। मान लीजिए कि सवाल हमने ऐसे दिया होता, y बराबर x की घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस साइन x, त्रिकोणमितीय फलन भी होता और प्लस tan x भी होता, तो उस कंडीशन में y में परिवर्तन निकालना आपके लिए सुबह से शाम तक असंभव हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति हो कि यदि एक चर राशि के सापेक्ष हमें दूसरे चर राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी पड़े, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स ज्ञात करना पड़े, लेकिन कंडीशन क्या हो कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो, यानी कि एक्स में क्षणिक परिवर्तन किया गया हो, तो उस स्थिति में हम फिर इस विधि से इसको नहीं ज्ञात कर सकते, हमारे लिए संभव की बात नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। किसी भी कंडीशन में हमको सुबह से रात हो जाएगी लेकिन नहीं निकाल पाएंगे, बहुत बड़ा आता जाएगा, परिवर्तन चलता जाएगा, संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें दिया जाता है अवकल गणित, और अवकल गणित में हम फिर इसको पूरी तरह से कैसे लिखेंगे ये नोट कर लिया सबने? हटा दें बच्चों, ठीक, नोट कर लेना, पॉज करके नोट करते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं, नोट करना जरूरी है। ये मैं यहां से हटा रहा हूं। चलिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसको लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यानी कि x में जो परिवर्तन है वो ना के बराबर है, क्षणिक परिवर्तन है, तब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हमें ज्ञात करना है, यानी y में परिवर्तन x के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर छोटा छोटा परिवर्तन dy बटे dx, क्या लिखेंगे? dy बटे dx, इसी को हम कहते हैं अवकलन। इसी को क्या कहते हैं हम? अवकलन। इसको बोलते क्या है? dy ओवर dx, या आप शुद्ध भाषा में dy अपॉन dx भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? dy ओवर dx, dy ओवर dx, बट आप क्या लिख सकते हैं? dy अपॉन dx भी बोल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन। अब ये यहां पर d अपॉन dx पूरा एक ही वर्ड होता है, इसको d से d काट मत देना, ये पूरा एक ही है। इसको हम क्या बोलते हैं? अवकल गुणांक। अवकल गुणांक क्या कहेंगे बच्चों? क्या पढ़ेंगे? अवकल गुणांक। अब ये देखिए कि जैसा फलन होगा उसी के पदों में उसका अवकलन किया जाएगा, ये हमें विशेष ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए यदि ऐसे लिखा होता dy अपॉन dt, तो इसको क्या बोलते? y का t के सापेक्ष अवकलन, y का t के सापेक्ष अवकलन। यहां y किसका फलन होगा? t में ही फलन होगा, तो जिसमें फलन होगा उसी के सापेक्ष अवकलन लेना पड़ेगा, ये और विशेष रूप से ध्यान रखना है। यदि ये y x में फलन होगा तो t के सापेक्ष अवकलन कैसे निकालोगे बच्चों? सोचने वाली बात है। तो y किसका फलन होना चाहिए? t का, यानी t के पदों में कोई समीकरण लिखिए होना जरूरी है। अभी मान लो कि हम ऐसे लिखें इसको dv अपॉन dt, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? v का t के सापेक्ष अवकलन, v का t के सापेक्ष अवकलन, या दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं अपन? v का t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, v की t के सापेक्ष परिवर्तन की दर।
तो परिवर्तन की दर जब निकाली जाती है तो वो अवकलन द्वारा निकाली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा। अब ये ऐसे ही मान लो ds अपॉन dt लिखना है, तो ds अपॉन dt क्या बनेगा, s का t के सापेक्ष अवकलन। dx अपॉन dt पूछ ले आपसे तो x का t के सापेक्ष अवकलन। dz अपॉन dt पूछे तो z का t के सापेक्ष अवकलन। तो आपको अब उच्चारण करना आ गया। उच्चारण करने के बाद में अवकलन के कुछ सूत्र हैं, वो सूत्र हम पढ़ेंगे। ये हम हटा रहे हैं, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया कि इस तरह से अवकलन को लिखा जाता है। अब हम सूत्रों की बात करते हैं। अब ये देखिए कि हर एक फलन का अवकलन आपको इस मेथड से नहीं निकालना पड़ेगा, आपको कुछ सूत्र दे दिए जाते हैं कुछ फलनों के अवकलन, तो वो आप डायरेक्ट याद रखिए और मजे से अपना काम करते रहिए। तो हेडिंग लगा लीजिए कुछ फलनों के अवकलन। नंबर 1 लिखिए, अचर राशि का अवकलन किसी के भी सापेक्ष निकालें। यदि राशि अचर है तो अचर राशि का अवकलन कितना होगा, 0। अचर में तो कोई परिवर्तन होता नहीं बच्चों किसी भी कंडीशन में, तो अचर राशि का अवकलन कितना आएगा, 0। नंबर 2, यदि हम x की घात n का अवकलन लिखें तो वो आता है n गुणा x की घात n माइनस 1। अच्छी तरह से ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों। नंबर 3, यदि e की घात x हो तो इसका अवकलन e की घात x ही होगा। नंबर 4, यदि a की घात x है तो a की घात x का अवकलन a की घात x log e a। और नंबर 5, यदि log x है, log x का अवकलन 1/x। नंबर 6, यदि sin x है तो sin x का अवकलन होगा cos x। नंबर 7, cos x का अवकलन माइनस sin x। नंबर 8, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। नंबर 9, cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x। नंबर 10, sin cos tan। अब sec का देखते हैं, sec x का अवकलन x के सापेक्ष, sec x tan x, sec x tan x। नंबर 11, cosec x का अवकलन cosec x माइनस cosec x cot x। माइनस कितना आएगा, cosec x cot x। नंबर 12, यदि हम इन्वर्स के निकालना चाहें sin इन्वर्स x तो ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक आध बार कभी फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी हमें। अभी मान लीजिए हमें cos इन्वर्स x का निकालना है तो ये होगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस का आ जाएगा बस यहाँ पर। और एक आध और लिख लो, चाहे इनकी ज़रूरत नहीं है पर फिर भी चलो लिख लेते हैं। tan इन्वर्स x ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये लास्ट के जो 3 लिखाए हैं मैंने, उनकी फिजिक्स में बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर जब हम गणित पढ़ेंगे तो गणित के जो विद्यार्थी हैं वो तो इसके 40-50 फॉर्मूले पढ़ते हैं, लेकिन हमें भौतिक विज्ञान के अंदर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है। तो ये हमें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। इनमें भी ऊपर के ये 2, फिर sin x और cos x, log का नहीं, ये हमें 4 सूत्र बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए हर एक बच्चे। तो फटाफट से याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कर लिया बेटा? चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन, सवालों पर आते हैं।
किस तरह के कैसे सवाल बनेंगे। तो मैं बीजगणित का x की घात n के आपको बता रहा हूं सबसे पहले। अब देखिए कि x की घात n के हमें ज्ञात करने हैं। मान लीजिए कि हमें एक सवाल दे रखा है कि y बराबर रूट x का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात करिए, dy अपॉन dx ज्ञात करना। आप तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसको लिख सकते हैं y बराबर x की घात 1/2। तो अब इसको हल करेंगे तो dy बटे dx बराबर x की घात n के सूत्र से हल करेंगे तो 1/2 x की घात 1/2 माइनस 1, तो बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 और x की घात माइनस 1/2, माइनस 1/2 को नीचे ले जाओगे तो 1/2 रूट x लिख सकते हैं। तो ये आ गया इसका अवकलन। अभी मान लीजिए कि आपको घात जब धनात्मक दे रखी हो, मान लो x की घात 5 है, x की घात 5 का अवकलन करना है तो कैसे करोगे? dy बटे dx बराबर 5 आगे लेकर के 5 में से 1 कम कर देना। तो ये तो बड़ा आसान होता है। जब भी घातें धनात्मक हो तो आपको क्या करना है? उस घात को आगे लेके उसमें से 1 कम कर देना पावर में से। बड़ा आसान हो गया क्या नहीं? अब मान लीजिए कि घात ऋणात्मक दी हो आपको। यदि अगला हम सवाल देखें, यदि अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि इस तरह से दिया हो y बराबर 1/x², इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो इसके अवकलन के लिए dy बटे dx बराबर x की घात माइनस 2 बनेगा। ये कितना बनेगा? x की घात माइनस 2, तो माइनस 2 आगे x की घात माइनस 2 माइनस 1, वो घात 1 बढ़ जाएगी उसमें, तो माइनस 2 x की घात माइनस 3 बराबर माइनस 2 बटे x³ लिख सकते हैं हम। कितना लिख सकते हैं? माइनस 2 बटे x³। तो इस तरह से किया जा सकता है हमारा। तो आसानी से आप इस तरह से अंजाम दे सकते हैं। अब थोड़े से इनके नियम पढ़ते हैं, अलजेब्रा में हमें ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ये हटा दें हम, ठीक। अब देखिए अलजेब्रा के अंदर मान लीजिए पहला नियम लिखा रहा हूं मैं, कुछ नियम है। नंबर 1, यदि फलन में अचर राशि का गुणा हो, फलन में अचर राशि का गुणा दे रखा हो, मान लीजिए कि आपको CF(x), इसका हमें अवकलन ज्ञात करना। तो अवकलन करते समय हम क्या करेंगे? अचर राशि से हमें कोई भी मतलब नहीं, अच्छी तरह से ध्यान रखना, उसको हम बाहर रख देंगे अवकलन के। तो dy अपॉन dx बराबर हम लिख सकते हैं c को बाहर। हमें किसका अवकलन निकालना है? fx का। fx का किसके सापेक्ष अवकलन निकालना है बच्चों? x के सापेक्ष। तो ये चिन्ह लगा करके हमने ऐसे लिख दिया। अब जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल देखें, इस पर सवाल में हमें पूछा हो y बराबर 3x² का अवकलन निकालिए। तो 3x² का अवकलन के लिए हम क्या करेंगे? dy बटे dx बराबर 3 को आगे लिख देंगे और अवकलन किसका ज्ञात करेंगे? x² का। अब x² का अवकलन कितना होता है? 2 आगे करके 2 माइनस 1 घात में ऐसे कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 6x की घात 1 बराबर 6x। आ गया क्या नहीं उत्तर आसानी से? बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना है हमें अचर राशि का। अब मान लीजिए ऐसे दे रखा हो y बराबर माइनस 2 बटे x², इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2 x की घात माइनस 2। अवकलन ज्ञात करेंगे तो dy बटे dx बराबर हमारा कितना आ जाएगा? माइनस 2 आगे लिख दिया और ddx ऑफ x की घात माइनस 2। अब x की घात माइनस 2 का अब अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 2 आगे x की घात माइनस 2 माइनस 1 बराबर कितना बनेगा? 2 दूनी 4, ये 4 लिख देंगे और x की घात माइनस 3 या बराबर 4 बटे x की घात 3 बराबर क्या आ जाएगा? 4 बटे x की घात 3। तो इस तरह से हमने करना है। अब जब दो फलन जोड़ या अंतर में दिए हों, पहले ये नोट कर लीजिए, इसको हटाएंगे फिर। कर लिया? हटा दें? ओके।
हट जा, हट जाने। हाँ जी, चलिए नंबर 2। जब दो फलन जोड़ या अंतर में दिए, मान लीजिए y बराबर fx और प्लस माइनस gx दिया हो, दो फलन दिए हो, दो या दो से अधिक भी दिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ या अंतर में दिए हो, यानी कि उनमें जोड़ का चिन्ह आ रहा हो या फिर अंतर का चिन्ह आ रहा हो, बहुत सारे दे रखे हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, सबका अलग अलग अवकलन करते हैं। क्या मतलब होगा? सभी का अलग अलग अवकलन करेंगे, सभी का अलग अलग अवकलन कर देंगे, बड़ा आसान। ये देखिए dy बटे डी एक्स बराबर fx का अलग अवकलन, और ये चिन्ह वैसा का वैसे ही, फिर gx का अलग अवकलन x के साथ। मान लीजिए कि प्रश्न के तौर पर हमें दिया होता कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का अवकलन ज्ञात करिए। किसके सापेक्ष ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों? x के सापेक्ष। तो dy बटे डी एक्स यानी कि x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन प्लस x के सापेक्ष x का अवकलन प्लस x के सापेक्ष 5 का अवकलन, इस तरह से लिख लेंगे। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? 2 आगे रख के x की घात 1 बचेगी, 1 कम कर देंगे तो इसको 2x लिख सकते हैं अपन। x की घात ये 1 है, इसका अवकलन कितना बनेगा? 1 इंटू एक्स की घात 0, 5 का अवकलन 0, तो बराबर 2x प्लस किसी की घात 0 हो तो मान कितना आता है? 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 2x प्लस 1। अब एक जरा करके बताइए मुझे, एक मैं सवाल दे रहा हूँ आपको। यदि मान लीजिए v बराबर हम पे होता 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, तो dv बटे dt ज्ञात करिए, ज्ञात करें t बराबर 2 सेकंड पर। इस तरह से हमें सवाल दिया होता। तो ये फिजिक्स की जरूरत है। फिजिक्स में ये v वेग होता है, t समय होता है, तो एक क्षणिक समय पर वेग पूछा है उसने। तो क्षणिक समय पर वेग में परिवर्तन की दर यानी dv बटे dt, इसका नाम हम रखेंगे त्वरण। ये पढ़ेंगे अपन गति वाले पाठ के अंदर। तो इसीलिए हमें तो पढ़ना पड़ रहा है अवकलन, क्योंकि कई भौतिक राशियां हमारी ऐसी हैं, ये अभी आपको समझाएंगे। अभी तो आप अवकलन ज्ञात करिए। तो dv बटे dt बराबर d बटे dt 3t स्क्वायर का अवकलन प्लस d बटे dt 2t का अवकलन प्लस d बटे dt 5 का अवकलन। अब 3t स्क्वायर का अवकलन 6t आ जाएगा। अब तो याद कर लो, t स्क्वायर का 2t, t का 1 और 5 का 0, खत्म कहानी। तो 2t का 1, 5 का 0 बराबर कितना आ गया? 6t प्लस 2। अब t बराबर कितना लगाना है? t बराबर 2 सेकंड पर। तो t बराबर 2 सेकंड लगाओगे तो 6 दूनी 12 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा? 14। कितना आंसर आ गया आपका? 14। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? हटा दें, पॉज करके नोट करते रहना, नोट करना जरूरी है। नोट्स बनाना वो भी अपने हाथों से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हम हटा रहे हैं अभी इसको। नंबर 3, जब दो भौतिक राशि गुणनफल में दी fx गुणा gx, दो भौतिक राशि मान लेते हैं कि ये पहली है ये दूसरी है, भौतिक राशि नहीं सॉरी कोई भी राशि दी हो, जरूरी नहीं है कि भौतिक राशि हो। भौतिक राशियों को तो हम अवकलन कर देंगे बाद में, पहले ये हमें ये पता हो कि दो राशियां गुणनफल में दे रखी हैं तो उनका हम अवकलन कैसे ज्ञात करें। तो ये देखिए अच्छी तरह से पढ़िए।
पहला dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा, इसका पहला फलन और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन ऐसा का ऐसा ही और पहले का अवकलन। बड़ा आसान है, एक एक करके अवकलन ले लीजिए। तो हम यहाँ पर हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम फलन गुणा द्वितीय का अवकलन फिर प्लस द्वितीय फलन गुणा प्रथम का अवकलन। तो ये आप ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन हिंदी की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सीधा सीधा पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। अब करके देखते हैं जरा एक सवाल। मान लीजिए कि हम पे सवाल आ जाता है y बराबर x साइन x, ये सवाल आ गया। तो ये दो फलन हो गए, एक तो पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, x है और साइन x है। तो हम dy बटे डी एक्स निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, पहला फलन ऐसे के ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का अवकलन प्लस साइन एक्स ऐसे के ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि x का अवकलन। अब हम कैसे ज्ञात करें बच्चों, बताइए, कर लीजिए अलग अलग। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x इंटू साइन एक्स का अवकलन कितना आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा का ऐसे ही x का अवकलन 1। तो इसको अब हल करके लिख दीजिए एक बार में, x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक सवाल आपको दें, आप करके बताइए, y बराबर एक्स स्क्वायर टेन एक्स। करिए करिए जरा करिए, फटाफट से करके बताइए। हो गया, चलिए मैं करता हूं, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो y के सापेक्ष अवकलन करना, और dy अपॉन डी एक्स बराबर पहला फलन ऐसा कैसे डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का अवकलन प्लस टेन एक्स ऐसे के ऐसे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। टेन एक्स का अवकलन क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x, आगे लिख लेंगे 2x टेन एक्स। ये हमारा आ गया डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। तो इस तरह से हम अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए भाग में दे रखी हो जब दो राशियां, तो कैसे करेंगे। नंबर 4 पर मान लीजिए कि y बराबर हमारा हो एफ एक्स बटे जी एक्स, या इसको बोल सकते हैं अपन अंश बटे हर। जब अंश बटे हर दिया हो तो हम कैसे करेंगे, तो मैं आसान तरीका बता रहा हूं, आप लोग याद कर लेना अच्छी तरह से। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग बटे हर का वर्ग। तो लिख लीजिए आप लोग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। यदि इसी में हम बात करें तो इसमें ही हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर हर जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अंश का अवकलन। ये पहली बार तो अंश का अवकलन करते हैं, माइनस फिर अंश को ऐसे ही रख देंगे एफ एक्स और डी डी एक्स इंटू हर का अवकलन यानी जी एक्स, और बटे हम लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे हम, हर का वर्ग, बटे क्या लिखेंगे, हर का वर्ग। तो इस तरह से आपको करना है। सूत्र बना लिया आप लोगों ने। अब सूत्र बनाने के बाद हम इस पर एक सवाल देखते हैं। सवाल में मान लीजिए कि सवाल लिखिए जरा, एक सवाल
y बराबर एक्स स्क्वायर बटे 10x, ये दिया हो, y बराबर कितना दिया हो, एक्स स्क्वायर बटे 10x। तो इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है, तो dy बटे dx, गौर से देखना जरा अच्छी तरह से, हर का मतलब 10x गुणा अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अंश एक्स स्क्वायर गुणा हर का अवकलन डी डी एक्स ऑफ 10x बटे हर का वर्ग 10 स्क्वायर x बटे हर का क्या आ जाएगा, वर्ग। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमारा आ जाएगा इसका अवकलन 2x, तो 2x हम ऐसे लिख देंगे 2x 10x माइनस एक्स स्क्वायर 10x का अवकलन, बताइए बच्चों, बताइए, आपको याद कराया था सेक स्क्वायर x और बटे 10 स्क्वायर x, ये हमारा उत्तर आ गया। तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि टफ हो, टफ की कोई यहाँ पर समस्या है नहीं। अब देखिए कि ये जो चार विधि मैंने आपको बताई हैं, जब दो फलन जोड़ में दिए हों, गुणा में दिए हों, भाग में दिए हों, या किसी फलन में अचर राशि का गुणा हो रहा हो, तो उनको कैसे ज्ञात करते हैं, इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। अब इन पर कंबाइंड सवाल एक आध देख लेते हैं पूरा, ये मैं हटा रहा हूँ सारा। अब मान लीजिए कि हम एक सवाल करके देखें। सवाल में इस तरह से लिखा है, y बराबर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सवाल दिया, इसका अवकलन हमें ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो भैया हम कैसे ज्ञात करेंगे बताइए जरा। बहुत आसान है। सबसे पहले यदि इस तरह का सवाल आ जाए या हमारे फिजिक्स में ऐसी ज़रूरत पड़े, तो सबसे पहले हमें उसको हल करना पड़ता है। डायरेक्ट ऐसे नहीं है बढ़ते ही अवकलन लगा देंगे, 3 का अवकलन करना तो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले इसको हल करिए, क्योंकि बीजगणित भी तो पढ़ा हमने। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र से। फिर देखिए, फिर दोबारा सूत्र बन गया, तो फिर दोबारा सूत्र क्या बना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स की घात 4। हो गया सवाल है जी, कुछ नहीं बचा अब इसमें। अब इसको हमें करना है अवकलन x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन कितना आ जाएगा इसका, dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 का अवकलन 0 माइनस 4x x की घात 4 का अवकलन 4x की घात 3। तो आंसर कितना आ गया, -4x क्यूब। तो बहुत आसान होता है बच्चों, आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं। अभी मान लीजिए हमें ऐसे दिया होता 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स, ऐसे दिया होता है, ये सवाल होता है। या इसको और भी आगे बढ़ा सकता हूं, तो करके बताइए जरा। ये भी आसान है, देखो ऐसे ही हो जाएगा। पहले तो हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए y बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एक्स का वर्ग और 1 का वर्ग और गुणा 1 प्लस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बचेगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स। अब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आसान हो गया क्या नहीं, बहुत आसान है। अब इसका अवकलन कर लीजिए आप लोग। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हमारे पास 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। तो आंसर आ गया 0 माइनस 2x। अभी मान लीजिए कि हमें अब फिजिक्स का सवाल दिया हो, भौतिक विज्ञान का। हमें मान लीजिए ये दिया कि दूरी s बराबर 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 मीटर है हो, तो वेग v बराबर ds बटे dt t बराबर 2 सेकंड पर ज्ञात करें। t बराबर 2 सेकंड पर ज्ञात करें, ये सवाल हमें दिया गया। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे,
t बराबर 2 सेकंड पर हमें ज्ञात करना, अवकलन करके उसने दे भी दिया है कि आपको अवकलन ज्ञात करना है, तो आपको अवकलन ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि v बराबर होता है ds/dt। जानते नहीं थे इसीलिए उन्होंने लिख करके दे दिया, कोई परेशानी नहीं। तो d/dt हम लिखेंगे 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, कितना लिखेंगे 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 यानी 6। अब इसका अवकलन, पहले वाले का अवकलन डायरेक्ट कर सकते हो, टी स्क्वायर का कितना बताया आपको 2t प्लस 4 इंटू टी का अवकलन 1 और 6 का अवकलन 0, तो टोटल कितना आ जाएगा 6t प्लस 4। कितना आ गया बच्चों 6t प्लस 4। अब ये निकालना है आपको t बराबर 2 सेकंड पर, तो t बराबर 2 सेकंड पर निकालोगे तो इसमें 2 सेकंड रखोगे, 6 गुणा 2 प्लस 4 बराबर 12 और 4 16, 6 दूनी 12 और 4 16। तो इस तरह से ओवरऑल हम अवकलन करते हैं। अब अवकलन का ज्यामितीय रूप यानी ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब हम पढ़ेंगे। चलिए, अवकलन का हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, जब तक मैं इसको मिटा देता हूं। अवकलन का ज्यामितीय अर्थ, अवकलन का क्या पढ़ेंगे ज्यामितीय अर्थ। अवकलन का ज्यामितीय अर्थ या मतलब, ज्यामिति में क्या मतलब है अवकलन, बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है ज्यामिति के अंदर। ये देखते हैं कैसे। ये मान लीजिए कि कोई भी फलन है हमारे पास में बच्चों, हमने कोई फलन ले लिया y बराबर fx। अब यदि हम इस y बराबर fx का ग्राफ खींचते हैं, y को तो y अक्ष पर मान लेते हैं और x को हमने x अक्ष पर ही ले लिया। यदि हम इसका ग्राफ खींचे और ग्राफ हमारा इस तरह का प्राप्त होता है, हमें ये ग्राफ मान लीजिए हमें इस तरह का प्राप्त होता है, इसका fx का, ये y बराबर fx का ग्राफ प्राप्त हो गया। तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु P मान लीजिए, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष से जो कोण बनाती, उसकी ढाल या स्पर्श रेखा की ढाल, वक्र के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल, मैं लिख रहा हूं, वक्र के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल अवकलन के तुल्य होती है, अवकलन के तुल्य होती। कैसे तुल्य होगी? यदि हम दो बिंदु लेते, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, तो इससे लंब डालते इधर और इससे लंब डालते इधर, दिख रहा सभी को? तो ये हमारा एक त्रिभुज सा बन जाता, यानी कि दो मान आते x के और दो मान आते y के, तो परिवर्तन आता डेल्टा x और इधर परिवर्तन आता डेल्टा y। तो ये कोण दिया था हमारा थीटा। तो हम इनमें परिवर्तन निकालते कितना, वही परिभाषा है जो शुरू में लिखाई थी, ज़्यादा डिटेल की यहाँ जरूरत नहीं है। तो ये परिवर्तन आता डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और ये किसके बराबर होता, यहाँ टेन थीटा के। अभी ये परिवर्तन टेंस टू 0 हो जाए, यदि x में परिवर्तन यानी कि ये जो स्पर्श रेखा बन जाए, स्पर्श रेखा कब बनेगी, जब एक ही बिंदु से होकर के जाएगी। तो यदि ये स्पर्श रेखा बन जाए तो यही कंडीशन क्या बन जाएगी, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यही क्या बन जाएगी, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। अन्यथा दो बिंदु लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और एक ही बिंदु पर आ गए धीरे धीरे ऐसे करके, यानी कि डेल्टा x टेंस टू क्या हो गया 0। तो ये ही कोण कितना बनाएगी, थीटा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, dy अपॉन dx, और यही क्या बनेगा हमारा टेन थीटा। क्या बनेगा, टेन थीटा।
तो किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल उस वक्र के अवकलज के तुल्य होती है। अच्छी तरह से ध्यान रखना, भूलना मत। तो dy बटे dx बराबर क्या आ जाता है, टेन थीटा। हम तो सीधा सीधा से एक ही शब्द आपको बता रहे हैं कि किसी वक्र की ढाल उस वक्र के अवकलज के तुल्य होती है। किसी वक्र की ढाल उसके अवकलज के तुल्य होती है। अभी मान लीजिए कि अब हम सवाल की बात करें, उतार लीजिए, बहुत अच्छा था ये, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखना अपने जीवन के अंदर। ये हटा दें आप पूरा, समझ गए? किसी वक्र की ढाल उस वक्र के अवकलज के तुल्य होती है। हटा रहा हूं मैं बेटा। अब मैं इस पर आपको सवाल देखता हूं। भौतिक विज्ञान में हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की, बार बार ज़रूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कि हमने एस और टी में ग्राफ खींचा, एक दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, उसमें ग्राफ एक वस्तु के लिए ये कोण 30 डिग्री का आ रहा है, पहली वस्तु की, ठीक है जी। तो आपसे पूछ रहा है कि वेग ज्ञात करें, वेग भी ज्ञात करें। चूंकि वेग बराबर होता है ds बटे dt, ये आपको अभी से बता रहे हैं हम, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, यहाँ प्रश्न में ही दे रखा है। तो आंसर क्या लगाओगे? अभी अभी पढ़ के आए कि वक्र की ढाल उसके अवकलज के तुल्य होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या आएगा सर, ds बटे dt, और ds बटे dt को ही हम क्या कहते हैं, वेग v। तो v बराबर क्या आ गया, टेन थीटा, यानी कि v बराबर आ जाएगा हमारा टेन 30 डिग्री। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3। उत्तर आ गया, उत्तर। अब देखिए कि इसी तरह से आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि दो फलन एस और टी में दिए और एक राशि के लिए 30 डिग्री का कोण आता है, दूसरी वस्तु के लिए 60 डिग्री का कोण आता है, पहली और दूसरी। तो इनके वेगों का अनुपात ज्ञात करना, v1 बटे v2 क्वेश्चन मार्क, ये हमें दे दिया प्रश्न, और यहाँ पर लिख भी दिया v बराबर कितना है, ds बटे dt है। ये उन्होंने प्रश्न के अंदर लिख रखा। तब आपसे पूछा है कि वेग v1 बटे v2 का मान ज्ञात करिए जरा नोट, फटाफट से बताइए मुझे नोट करके। नहीं निकाल पाए अभी भी? अरे भाई v1 बराबर क्या होगा, ds बटे dt बराबर क्या होगा, टेन थीटा 1, थीटा 1 कितना है, 30 डिग्री। v2 बराबर क्या होगा, ये भी ds बटे dt दूसरे के लिए, इसके लिए टेन कितना आया, 60 डिग्री। तो लगा दो v1 बटे v2 बराबर कितना आएगा। तो v1 बटे v2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री बटे टेन 60 डिग्री। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और टेन 60 का मान √3। तो टोटल कितना बन गया ये, 1/3। टोटल कितना आ जाएगा ये बच्चों, 1/3 आ जाएगा ना। तो 1/3 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए कि अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, उच्च कोटि का अवकलज। क्या करेंगे हम उच्च कोटि का अवकलन, कोटि बढ़ा करके देखेंगे, अवकलन की कोटि। अगला हेडिंग लगाइए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अवकलन, थर्ड ऑर्डर अवकलन, द्वितीय अवकलन, तृतीय अवकलन, इस तरह से हम अवकलन ज्ञात करेंगे। तो उच्च कोटि के अवकलज, उच्च कोटि के अवकलज। अभी मान लीजिए कि हमें पहला अवकलन दिया जाता है, मान लीजिए कि y बराबर fx है, तो हम इसको लिखते हैं dy/dx, पहला अवकलन, प्रथम अवकलन। ठीक है, प्रथम अवकलज क्या बनता है, या इसको हम d1 से भी लिख सकते हैं, d1x, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, f'(x) से भी लिखा रह सकता है बुक के अंदर, या शॉर्ट में छोटा y1 करके भी लिखा जा सकता है। अब ऐसी द्वितीय कोटि का अवकलज,
द्वितीय कोटि का अवकलज, इसको लिखने का तरीका देखिए d2y/dx²। ये द्वितीय कोटि का अवकलज है। द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होगा? ddx ऑफ dy/dx, यानी कि पहले अवकलन निकाल करके उसका पुनः अवकलन करना। पहली बार अवकलन निकालिए फिर उसका पुनः अवकलन करना। इसको हम लिख सकते हैं d2x, 2 बार अवकलन। इसको हम लिख सकते हैं f"x, या हम लिख सकते हैं y2। तो द्वितीय अवकलज, और यदि तृतीय अवकलज हो तो ऐसे 3 बार अवकलन करना, और चतुर्थ कोटि का हो तो 4 बार अवकलन करना। तो ऐसे ही फलन का अवकलन करते चले जाइए। अब मान लीजिए कि हमें द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, ये हमें ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स के अंदर इसकी उच्च कोटियों के अवकलन की, तो इस वजह से आपको बताया हमने। अभी मान लीजिए कि हमारे पास में ये दूरी s बराबर लिखी है 4t³ + 2t² + 4t + 5 मीटर। तो इसका वेग भी ds/dt तथा त्वरण a d²s/dt² ज्ञात करें। ये सवाल मान लीजिए हमें दिया हुआ है सॉरी। तो ये करेंगे आप फटाफट से, बताइए मुझे जरा। पहली बार अवकलन वेग आ जाएगा, ds/dt करेंगे तो लगा लीजिए एक बार, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 4 एज इट इज, t³ का अवकलन कितना आएगा? 3 का 3t² प्लस 2 ऐसा का ऐसा ही t² का अवकलन 2t प्लस 4 ऐसा का ऐसा ही t का अवकलन 1 और 5 का अवकलन 0। 5 का अवकलन कितना आएगा? 0। तो v बराबर कितना आ जाएगा? ds/dt बराबर 4×12t² प्लस 4t प्लस 4। ये एक बार अवकलन हो गया। अब द्वितीय कोटि का अवकलन करना मान लीजिए, तो हमें a निकालना है। a बराबर क्या लिखेंगे? d²s/dt², यानी कि इसका अवकलन पुनः इसका करना, उसका मत कर देना, उसका तो ये आ ही गया। अब एक बार और, तो 12t² का 2t और 4t का 1, 4 का 0, तो टोटल कितना आ जाएगा? 24t प्लस 4। कितना आ गया? 24t प्लस 4। इस तरह से हम अवकलन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया द्वितीय कोटि का अवकलन। तो द्वितीय कोटि का अवकलन हमें कई जगह पर फिजिक्स के अंदर जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि एक हमें ऐसे दे रखा है, y बराबर a sin ωt प्लस a cos ωt। इसका हमें d2y/dt² निकालना है। क्या निकालना है? d2y/dt²। 2 बार अवकलन करना। कर दीजिए। ये तो यहाँ पर अचर राशि रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, इसका अवकलन करने से पहले हमें आपको एक नियम और पढ़ाना पड़ेगा। उस नियम को हम अगले स्टेप में पढ़ाएंगे, जब भी इसको बताएंगे। अभी चलिए वो अगला टॉपिक लगाइए आप लोग। अगला टॉपिक लगाइए, जब फलन के अंदर फलन हो। यदि एक फलन के अंदर दूसरा फलन दिया हो, यानी x नहीं हो, तो हम कैसे करेंगे? जैसे y बराबर f(gx), यानी कि gx एक अंदर फलन दिया हो, तो हम उसका अवकलन कैसे करते हैं? ये देखिए, उसका अवकलन होगा फिर dy/dx बराबर फलन का कर लीजिए पहले अवकलन। ठीक है जी। फिर गुणा करके gx का भी अवकलन कर दीजिए, यानी f'(gx) प्लस गुणा g'(x), जैसे अब मैं करके बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कि मेरे पास में सवाल दिया है y बराबर sin wt, इसका अवकलन t के सापेक्ष ज्ञात करना है मुझे, तो dy/dt। अब ये फलन के अंदर फलन है, ωt दिया, मुझे सवाल किस में निकालना? t में। t के सापेक्ष अवकलन करना, बट ये ωt है, तो पहले तो मैं इस पूरे का वैसे ही कर दूं अवकलन।
जैसे कि ये लिखा है, तो इसका अवकलन होगा कॉस, और वैसा का वैसे ही लिख दूँ ओमेगा टी। अब मैं ओमेगा टी का अलग से अवकलन करूंगा, जैसे जीएक्स का अलग से अवकलन किया ना, ऐसे ही मैं ओमेगा टी का अलग से अवकलन करूंगा। तो ओमेगा जो डब्ल्यू है वो तो नियत है, वो ऐसा कैसे ही रहेगा, और टी का अवकलन कितना आएगा 1, तो क्या बचा ओमेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब कई बच्चे जो बायोलॉजी ले रखी है जिन्होंने 11th क्लास के अंदर, उनको इसमें थोड़ी सी समस्या क्रिएट होती है। तो आपको मैंने सीधा सीधा सा सूत्र बता दिया कि आप तो पहले उसका अवकलन कर लेना, फिर जो अंदर फलन हो उसका भी अवकलन करके गुणा कर देना, बस आ जाएगा आपका। टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। मान लीजिए कि ऐसे दिया होता y बराबर साइन एक्स क्यूब, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही चलेंगे। साइन का क्या लिखोगे आप, कॉस एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का अलग से 3x स्क्वायर, हो गया आसान हमारा। तो 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब हम लिख देंगे dy/dx हमारा आ जाएगा, नोट कर लीजिए। और वो सवाल और कर लेते हैं जो अभी हमने लिखा था। मान लीजिए कि अब हमें करना है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस a कॉस ओमेगा टी का द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है d2/dt स्क्वायर। तो इसका द्वितीय अवकलज आप लोग निकाल करके अब बताइए, पूरा नोट कर लो एक बार और फिर हमें करके बताइए। करा, नोट तो कर लिया होगा, हटा दें। चलिए अब करके बताते हैं आपको। ये देखिए कि dy/dt निकालते हैं सबसे पहले। तो ये तो बाहर रहेगा, साइन का अवकलन कितना होता है कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा आगे लिख लूंगा मैं, समझ गए ना। अब कॉस ओमेगा टी का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और उसका ओमेगा भी कहाँ लिख लेंगे हम, आगे लिख लेंगे गुणा करके, क्योंकि ओमेगा टी का अवकलन ओमेगा आएगा। अभी आपको सिखा दिया आप सब कुछ। तो dy/dt हमारे पास में कितना बच गया, ए ओमेगा कॉमन और कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर आगे ना दोबारा से करना पड़ेगा पुनः अवकलन करने पर। पुनः अवकलन करोगे तो d2/dt स्क्वायर लिखोगे, इसको क्या लिखेंगे हम d2/dt स्क्वायर बराबर a ओमेगा, यहीं का यहीं रहेगा, इसका अवकलन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसका अवकलन माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा को फिर बाहर ले लीजिए माइनस को पूरे को, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और हमारे पास में आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जो बताया अभी, ये हमें सरल आवर्त गति में ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स के अंदर। सरल आवर्त गति की समीकरण इस तरह से निकाली जाती है, आपको पढ़ाएंगे, इस वजह से हमने ये वाला सवाल कराया। अब हेडिंग नया लगाएंगे हम, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ, यानी कि किसी फलन का उच्चतम मान और न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, फिजिक्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो हेडिंग डाल दीजिए उच्चिष्ट, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ, हेडिंग लगा दीजिए मैक्सिमा व मिनिमा, यानी कि उच्चतम मान और न्यूनतम मान हम कैसे निकालें। उच्चतम मान व न्यूनतम मान, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम कैसे ज्ञात करें। उच्चिष्ट व निम्निष्ठ, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ, हेडिंग लगा लिया सभी ने, हटा दें। ठीक, हेडिंग लगाने के बाद हम इसको आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। हम कोई भी फलन है उसका उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि हम एक ग्राफ खींचें और कोई फलन हमें इस तरह से प्राप्त हो रहा है,
तो यदि ये मान नीचे आ रहा है तो इसको तो बोलेंगे अपन निम्निष्ट। सबसे ऊंचा मान कौन सा है इसका, ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, उच्चिष्ट। अब ये उच्चिष्ट मान कितना आएगा, निम्निष्ट मान कितना आएगा, वो निर्भर करता है इसके अवकलज पर। तो अवकलज के लिए जो नियम सिखा रहे हैं आपको वो पूरा सीखना पड़ेगा। पहला नियम, सबसे पहले हमें फलन का dy/dx ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, dy/dx ज्ञात करना है। फिर नंबर 2, dy/dx बराबर 0 रखकर x के मान ज्ञात करने। माना कि ये मान x1, x2, x3 जो भी आए, जैसी घातीय समीकरण होगी वैसे मान आएंगे। फिर हमें क्या करना है, उस फलन का d2y/dx² ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, d2y/dx²। नंबर 4 फिर d2y/dx² यदि उनमें से x1 के लिए या y या x2 के लिए या x3 के लिए, x1, x2 या किसी एक के लिए आएगा, ये ध्यान रखना, इनके लिए इसका मान यदि ऋणात्मक आता है, कैसा आता है, ऋणात्मक, तो फलन x के इस मान पर उच्चिष्ट होगा और उसका अधिकतम मान फलन में लगाकर प्राप्त होगा। समझे कुछ? यदि ये d2y/dx² ऋणात्मक आ जाता है तो x के जिस मान के लिए ऋणात्मक आया वो मान आप उस फलन में लगा दीजिए। फलन कौन सा है आपका, y बराबर fx मान रखा है हमने, तो जो मान होगा अधिकतम वो फलन में लगा करके हमें प्राप्त हो जाएगा। नंबर 5, यदि d2y/dx² इन मानों के लिए धनात्मक आता है, कैसा आता है, धनात्मक, तो x के मान के लिए फलन निम्निष्ट होगा और उसका न्यूनतम मान फलन में रखकर प्राप्त होगा। बिल्कुल सेम कंडीशन, यदि ये धनात्मक आ रहा है तो न्यूनतम होगा फलन और न्यूनतम मान x का मान उस फलन में लगा करके हम प्राप्त करेंगे। नंबर 6, यदि x के मानों के लिए d2y/dx² बराबर 0 हो तो फलन न उच्चिष्ट होगा, न उच्चिष्ट व न निम्निष्ट। तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। पुनः अवकलज करेंगे, नति परिवर्तन बिंदु आ जाएगा। पुनः अवकलन करके d3y/dx³ निकालेंगे, ऐसे ही निकालते चले जाएंगे जब तक ऐसा हो रहा है तब तक। तो ये नौबत तो आती नहीं अपनी फिजिक्स में, गणित के बच्चे करते हैं, तो इसको पूरे को बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए एक बार अच्छी तरह से।
हो गया? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक सवाल करके आपको बताते हैं इसमें। मान लीजिए कि एक सवाल हम ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस या 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये फलन है। तो इस फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना। तो पहला नियम क्या है? सबसे पहले अवकलन करिए, dy/dx बराबर कितना आ जाएगा? 12x² माइनस 4x प्लस 3 कितना आ गया? 4x प्लस 3। हो गया। अब क्या करना पड़ता है सेकंड स्टेप में? dy/dx बराबर क्या रखेंगे? 0। तो इसको 0 रखिए, तो 12x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। 0 रख के x के मान ज्ञात करिए। अब ये x का मान ज्ञात हो रहा है क्या इसमें? ये देखो आप, खंड हो रहे हैं क्या? 12 या 36 चाहिए आपको। अब 36 कैसे आ सकते हैं? गुणा में हो जाए तो 36 तो नहीं आ सकते। तो क्या करें? श्रीधराचार्य विधि लगा दीजिए। श्रीधराचार्य विधि क्या कहती है? b² माइनस 4ac, उससे भी इसके गुणनखंड वैसे आएंगे। तो 4 हटा दो यहाँ पर, जिससे इजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा पड़ेगा। तो 3x² लिख लो, तो ये बनेगा हमारा 3x²। अब ये 3 त्रिका 9, तो गुणनखंड 9 आना चाहिए, 4 बचना चाहिए। ऐसे हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो श्रीधराचार्य इसमें लगा दो। अब ये जी पड़ेगा माइनस b माइनस माइनस प्लस 4 √ b² माइनस 4ac। b² का मतलब 16 माइनस 4ac 3 और 3। ये भी फिर भी ऋणात्मक गया, ये फिर भी कैसा गया? ऋणात्मक गया। तो हम इसको क्या करें? थोड़ा सा और छोटा कर लें, इसको भी x लिख लीजिए, जिससे कि और आसानी हो जाए। तो ये 3 की जगह कितना आ जाएगा? 1। अब सही आ जाएगा। अब क्या दिक्कत नहीं आएगी बेटा आपको, अपॉन 2a 2 गुणा 3। तो अब हल करिए इसको। 4 प्लस माइनस √ 16 में से 12 गए 4/6 बराबर 4 प्लस माइनस 2/6 बराबर 6/6 आ जाएगा पहला तो, यानी 1। और दूसरा कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2/6 बराबर 2/6 बराबर 1/3। तो x के 2 मान आ गए, 1 और 1/3। अब हम क्या करेंगे? द्वितीय अवकलज करेंगे। उसका द्वितीय अवकलज कर दीजिए। पहला अवकलन जो आया द्वितीय अवकलज तीसरे नंबर पर d2/dx², नंबर 3 पर द्वितीय अवकलज करिए। तो बराबर कितना आ जाएगा? 6x माइनस 4। अब हम इस पर मान देखें द्वितीय अवकलज के नंबर 4 पर। x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए कितना आ रहा है? 6 माइनस 4 बराबर धनात्मक। ठीक है। और x बराबर 2 के लिए देखो, x पर सॉरी 2 नहीं 1/3, 1/3 के लिए देखेंगे तो 6/3 माइनस 4, ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो एक मान धनात्मक आ गया, एक मान ऋणात्मक आ गया। नोट करिए जहां तक। अब हम क्या करेंगे कि धनात्मक पे तो फलन कैसा होगा? निम्निष्ट होगा, न्यूनतम मान प्राप्त होगा इस पर। और इस पर कैसा प्राप्त होगा? अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो अब ये मान दोनों किस में लगा दोगे? फलन में। तो नंबर 5 पर हम क्या करेंगे? ये मान फलन में लगा के देखेंगे। तो फलन में लगाइए जरा, न्यूनतम मान के लिए और उच्चतम मान के लिए। तो पहले उच्चतम निकाल रहा हूँ मैं, 1/3 की घात 3 माइनस 2, 1/3 की घात 2 प्लस 1/3 और प्लस 1। तो इसको हल करके बच्चों आप लोग निकाल लेना अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू।
और न्यूनतम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी, x बराबर 1 पर। तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का वर्ग प्लस 1 तो इस तरह से हम अवकल गणित को यहाँ पर पढ़ेंगे। आप लोग अच्छी तरह से इसको कर लीजिए। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये जब तक अच्छा नहीं होगा आपकी फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती है। ना तो आप IIT में निकल सकते हो, ना नीट में निकल सकते हो, ना फिजिक्स को अच्छा कर सकते हो। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहिए, हमेशा अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। माता रानी सदा आपको सुखी रखे और करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें हम समाकलन और ग्राफ 2 टॉपिक और रह गए उनको कराएंगे। ओके।